नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल वीडियो सीरीज में, जहां पे हम आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए सवालों को देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, किस लेवल के सवाल आते हैं और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 दिसंबर 2018 के जीके के शिफ्ट के क्वेश्चंस को। और मेरा नाम है प्रकाश और अच्छा आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल देखिएगा आपको स्क्रीन के ऊपर अभी। ये कहता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेसिड्यूरी पावर्स आर इंटरेस्टेड विद। भारत के संविधान के अनुसार जो है, जो सबसे अधिक जिसके पास पावर होता है वो कौन होता है? सेंटर होता है, विलेज ग्राम पंचायत होता है, स्टेट होता है, या दोनों राज्य और केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास सबसे अधिक पावर होता है, पंचायत के पास होता है, या राज्य सरकार के पास होता है, या दोनों केंद्र और राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास सबसे अधिक पावर होता है संविधान के अनुसार? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेंटर, यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र की अभी मोदी जी की सरकार है, उसके पास सबसे अधिक पावर है। किसी भी राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उससे अधिक पावर होता है। साथ ही साथ विलेज पंचायत से भी अधिक पावर होता है। तो 3 टियर गवर्नमेंट हमारे पास होता है बेसिकली। सेंटर सबसे ऊपर होता है, फिर स्टेट आता है, सेंटर स्टेट आता है, फिर जो है ग्राम पंचायत या नगर पालिका जो होता है उसकी बात आती है। ठीक है, तो 3 टियर गवर्नमेंट की भारत में बात की जाती है। और आगे इसके बारे में चर्चा करें तो इसकी जो बात है, उल्लेख है, इसको 7th शेड्यूल में कहा गया है। किसमें कहा गया? 7th शेड्यूल में कहा गया है कि भारत का जो संविधान होता है उसमें क्या होता है कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में ऐसी चीजें होती है जहाँ पे केंद्र सरकार का रहता है कि ये इन चीजें जो है वो केंद्र सरकार के अंदर रहेगी। डिफेंस, आर्मी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, दूसरे देशों से संबंध अगर हम बनाना है तो ऐसा नहीं होता कि, या दूसरे देशों से युद्ध करना है तो ऐसा नहीं होगा कि जो उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वो जाके बोलेगा कि नहीं मैं चाइना से लड़ाई करूंगा। तो ऐसे नहीं होगा। जो चाइना से लड़ाई वो डिक्लेयर कौन करेगा? ये भारत की सरकार ही करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ये डिक्लेयर नहीं कर सकती है। तो ये इस तरह का और इस तरह का एक हायरार्की बनाया हुआ है। स्टेट लिस्ट की जो चीजें होती है वो जो है वो स्टेट बनाती है। यूपी में कोई हॉस्पिटल का इशू है या यूपी की पुलिस है, वो यूपी की सरकार के अंदर रहेगी, तो वो केंद्र सरकार के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, और कुछ चीजें कंकरेंट होती है जिसमें दोनों का मतलब योगदान, दोनों जो केंद्र और सेंट्रल जो है दोनों उसमें उसके लिए कानून बना सकती है। और मतलब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मतलब कि दोनों कानून आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा वही मान्य होगा। ठीक है, यानी कि मोदी जी ने कोई नियम बनाया और योगी जी ने कोई नियम बनाया, और अगर देखें कि इसमें सबसे इफेक्टिव कौन सा नियम होगा, अगर दोनों नियम एक दूसरे को काट रहा होगा तो मोदी जी द्वारा बनाया गया नियम, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नियम अधिक जो है वो प्रबल होगा। ठीक है, या एक तरह से जो पार्लियामेंट का जो नियम होगा वो अधिक प्रबल होगा विधानसभा द्वारा बनाए गए इनके नियम से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल संख्या 2 पे आते हैं। कहता है कि पोर्टुगीज कंकर्ड गोवा इन 1510 सी विथ डैश एज देयर वायसराय। पोर्टुगीज आपको पता होगा सबसे पहले भारत में आए थे और उन्होंने गोवा को कब्जा किया था। आए तो थे कालीकट केरला से, बट बाद में उन्होंने गोवा पे अपना कब्जा जमाया। तो उस वक्त उनके वायसराय कौन थे? ऑप्शन क्या है? ए डी कोस्टा, बी अल्बुक्यर्क, डी ऑप्शन नंबर सी डी मैलो, या डी ब्रागांजा। ब्रागांजा। ठीक है, डी कोस्टा, अल्बुक्यर्क, डी मालियो और ब्रागांजा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान में रखना, मुश्किल होता है इस वर्डों का प्रोनाउंसिएशन करना, भूल जाता हूँ मैं अक्सर। ठीक है, तो स्पेनिश जो पोर्टुगीज वर्ड है अल्बुक्यर्क, ये जो है वो सही ऑप्शन नंबर बी अल्बुक्यर्क ये ही है। कौन? पोर्टुगीज के वायसराय थे जब गोवा को कैप्चर किया गया था 1510 में, किनके द्वारा? पोर्टुगीज के द्वारा। ठीक है, तो अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क इनका पूरा नाम था, यहाँ पे नाम रखा हुआ है। और इन्होंने डॉम फ्रांसिस्को डी अल्मेंडो, जो इनसे पहले गवर्नर थे, उनको उनकी जगह पर इनको लाया गया था पुर्तगाल के सरकार के द्वारा 1509 में। और 1510 में क्या हुआ, इन्होंने गोवा को कंकर कर लिया। और पुर्तगीज का आगमन कब से शुरू हुआ भारत में? 1498 में, जब वास्को डिगामा सी रूट के माध्यम से भारत पहुंचे थे कालीकट में। ठीक है, उसके बाद पोर्टुगीज ने बहुत जगह अपना वर्चस्व जमाया, बट बाद में क्या, अधिकतर जगह जो है वो अंग्रेज कब्जा कर गए और जो गोवा का बस पार्ट था वो बस पोर्टुगीज के पास था। और पोर्टुगीज जो है वो आजाद, गोवा जो है वो आजाद कब हुआ पुर्तगाल से? ये 1961 में हुआ। मतलब भारत की आजादी के 47 भारत आजाद हुआ, 1961 में जाके गोवा को जो है वो पुर्तगालियों से आजादी मिली थी। क्या? और तब गोवा जो है भारत का एक हिस्सा बना था। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 3 कहता है कैंडलम बीच इज लोकेटेड इन डैश।
लक्षद्वीप, गोवा, दीव, दमन। कैंडोलिम बीच कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में है, गोवा में है, दीव में है, दमन में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। गोवा में क्या है? कैंडोलियम बीच। ये कैंडोलियम बीच है, काफी खूबसूरत है। अगर अगला सवाल कहता है कि नेम द एनबीए बास्केटबॉल स्टार हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड फॉर एन एनिमेशन फिल्म। द 6 मिनट लॉन्ग फिल्म टाइटल इज डियर बास्केटबॉल। ठीक है, डियर बास्केटबॉल नाम की एक मूवी थी, जिसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्हें जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया था। तो ये कौन खिलाड़ी थे, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैजिक जॉनसन, बी माइकल जॉर्डन, सी लेब्रॉन जेम्स, या डी कोबे ब्रायंट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोबे ब्रायंट। तो कोबे ब्रायंट का निधन हो गया था 2020 में, और एक अमेरिका के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। काफी कम उम्र में क्या तो इनका निधन हो गया, जो कि काफी दुखद था उस वक्त। और इनके बहुत सारे प्रशंसक रहे हैं, बहुत ही शानदार खिलाड़ियों में, जो महान खिलाड़ी होते हैं किसी भी खेल में, उनमें उनका नाम आता है कोबे बिन ब्रायंट, बास्केटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन्हें अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड डियर बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 5 कहता है कि लोकेटेड इन द साइदरे हिल्स नियर डैश, एलोरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड वेव साइट ऑफ एंशियंट रॉक आर्कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। एलोरा जो है वो सेकंड वेव साइट ऑफ एंशियंट रॉक कट कल्चर आर्किटेक्ट का हिस्सा है। तो एलोरा केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में कहाँ है ये हमें बताना है। औरंगाबाद में है, अहमदाबाद में, पुणे में, या मुंबई में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद में। साइदरे हिल्स औरंगाबाद में है। और ये कहाँ पे है? ये इलोरा केव्स के पास है। ठीक है, इलोरा केव्स जो कि यूनेस्को साइट भी है और बहुत ही फेमस है। वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग राज्य साम्राज्यों ने वहाँ पे अपनी जो उनकी कलाकृतियां वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के हिसाब से इलोरा केव्स बहुत ही, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की जो पढ़ाई करते हैं उनके, इलोरा केव एक बहुत बड़े खजाने जैसा है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनको वहाँ पे मिलती है, और बहुत सारे जो स्कल्पचर्स वहाँ पे आप जाओगे देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो कभी मौका मिले तो इन जगहों को हमें जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे आता है। सवाल संख्या 6 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फुटबॉल एज इट्स नेशनल गेम। फुटबॉल नेशनल कौन से देश का नेशनल गेम है? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। जर्मनी का नेशनल गेम कौन सा है? फुटबॉल। तो जर्मनी में काफी फुटबॉल खेला जाता है, और एक बड़ी टीम है जर्मनी फुटबॉल के क्षेत्र में। जर्मनी की जो टीम है वो यहाँ से काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हैं, और बायर्न मुनिक जर्मनी की प्राइम प्रीमियम क्लब है, जिसका भारत के साथ मैच भी हुआ था। तो जर्मनी का नेशनल गेम है क्या? फुटबॉल। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 पे आते हैं। कहता है कि हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रेड डॉट फाउंडेशन सेफ सिटी। सेफ सिटी जो रेड डॉट फाउंडेशन है उसके फाउंडर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इल्सा मैरी डिसिल्वा, बी वंदिता मोड़गाका, सी अवंतिका वानखेड़े, या डी अनीता वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिसा मारिया डिसिल्वा। ठीक है, ये है एलिसा मारिया डिसिल्वा। और सेफ सिटी किस चीज का प्लेटफॉर्म है? ये बेसिकली जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, या सेक्सुअल अब्यूज का जो केस होता है, मतलब किसी को परेशान किया जाता है इस तरह से, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है सेफ सिटी। इसका नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 8 कहता है कि राधिका मोहन भगवती इज ए फेमस पर्सन नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। राधिका मोहन भगवती जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सन है, और किस चीज में उनका योगदान रहा है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन क्या क्या है? साइंस, जर्नलिज्म, म्यूजिक, या पॉलिटिक्स। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जर्नलिज्म। तो ये राधिका मोहन भगवती काफी फेमस जर्नलिस्ट थे, और इनका निधन हो गया था 1917 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9 पूछता है कि रॉक गार्डन स्कल्पचर गार्डन लोकेटेड इन डैश इंडिया। रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है? बहुत आसान सवाल है। श्रीनगर, मैसूर, चंडीगढ़, या बैंगलोर। तो हमने पता है कि चंडीगढ़ इसका सही उत्तर होगा। रॉक गार्डन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये इस तरह का देखो रॉक गार्डन है, तो रॉक से अलग अलग वहां पे कलाकृतियां बनाई गई है। ठीक है, सवाल संख्या 10 पे आते हैं। ये कहता है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट द टर्म बनाना किक इज रिलेटेड। बनाना किक किससे संबंधित है? किक बॉक्सिंग से, हॉकी से, रग्बी से, फुटबॉल से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से। तो खेलों से संबंधित ये सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि जो उनके टर्म्स जहाँ पे यूज होते हैं उनसे सवाल अधिक देखने को मिले। अक्सर पूछा जा सकता है गुगली कहाँ से लिया गया है, या फ्लिकर कहाँ से लिया गया है, ड्रैग फ्लिकिंग कहाँ से लिया गया है। तो ड्रैग फ्लिकिंग आपको पता होगा हॉकी से लिया गया है। तो इस तरह के टर्म जो है वो अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, तो जो आपको फेवरेट गेम है वो तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और अगर अन्य खेलों की बात करें तो थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं कि रग्बी या हॉकी या किक बॉक्सिंग में इसमें कौन से सिंपल सिंपल टर्म्स यूज होते हैं, और इनके फेमस खिलाड़ियों के नाम कौन। ठीक है, यहाँ फिलहाल बात करें बनाना किक की। बनाना किक देखो आपको इस तरह से लिया जाता है। यहाँ पे देखो बॉल का ट्राजेक्टरी देखो कैसे, यहाँ से एकदम ऐसे घूम के बॉल एकदम इससे जाता है, मतलब एक
बनाना के शेप में बॉल यहाँ पे घूम रही है, इस तरह से शॉट लिया जा रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, बनाना किक शॉट। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 11 कहता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज लोकेटेड इन विच सिटी। एनडीएमए कौन से शहर में स्थित है? जयपुर, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या चेन्नई? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये करता क्या है, कहीं भी डिजास्टर हुआ तो इसकी टीम वहां पहुंचती है और जो डिजास्टर जहां पे हो रही है उसको रेस्क्यू करने का काम करती है, लोगों को बचाने का काम करती है, जो लोग फंसे हुए होते हैं, साथ ही साथ लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम करती है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए नेबर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चाइना, इंडोनेशिया, भूटान या नेपाल? चाइना तो है हमारा पड़ोसी, भूटान भी है और नेपाल भी है, कौन नहीं है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया काफी दूर है हमारे देश से। और अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर बात करें तो वो जगह इंडोनेशिया के पास ही है एक्चुअली में, ठीक है। तभी इसको पड़ोसी नहीं कह सकते क्योंकि हम लैंड बॉर्डर बेसिकली शेयर नहीं कर रहे हैं इनसे, ठीक है। पड़ोसी में श्रीलंका भी है बट यहाँ पे आप देखो जो मेन लैंड से काफी दूर है और इसलिए उसको एग्जैक्टली पड़ोसी नहीं कह सकते। चाइना जैसे भारत से एकदम सटा हुआ है, भूटान नेपाल भी सटा हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। सवाल संख्या 13 कहता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है? बलवंत मिस्त्री, दिलीप संघवी, शिवनादर या डी हिंदुजा ब्रदर्स? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिलीप संघवी। दिलीप संघवी हैं और सन फार्मा के ये संस्थापक हैं, बहुत बड़ी कंपनी है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सन फार्मा इंडस्ट्री जो है इसका हेडक्वार्टर कौन सा शहर में स्थित है, ठीक है। सन फार्मा का हेडक्वार्टर कौन सा शहर में स्थित है? ऐसे भी सवाल क्योंकि बन सकते हैं तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे जो थे इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे जो कि आए हुए थे इस शिफ्ट में और ये स्ट्रैटेजी के सवाल थे। अब अगर हम करंट अफेयर्स की सेशन की बात करें तो करंट अफेयर में आप दो किस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था सुखद यात्रा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया की रैंकिंग 50 में से कितनी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 2018 में? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस वक्त की रैंकिंग भारत की कितनी है। सवाल आ सकता है और आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया की रैंकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में कितनी है, ठीक है। और हर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स में ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें कि अगला करंट अफेयर की बात करें, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017 डाटा? 2017 में चाइना था बट अभी कोई और देश अभी है यूएसए। Which world actor became the first woman ambassador to be part of Friend of Australia advocacy panel? इसका उत्तर है क्या? परिणीति चोपड़ा। और सवाल पूछा गया कि कितने सोलर सिटीज प्लान है टू डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज एंड एनर्जी? तो इसका उत्तर था 60। तो देखो गवर्नमेंट स्कीम से और अवार्ड्स बुक्स से ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया, इसमें बुक से सवाल नहीं उतना बट हाँ आप देखो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना वहां से सवाल ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में बने हुए हैं, वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स को भी मैक्सिमम शिफ्ट में देखा गया है, बुक्स ऑथर्स एंड अवार्ड्स, तो यहाँ सेक्शन को पढ़ना चाहिए। तो ये दो जो सेक्शन है कॉमन रहा है, अपने 10 जो वीडियोस हमने यहाँ पे डाल दिए हैं 200 वीडियो में ये चीजें कॉमन रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स और करंट अफेयर की बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स और जो है वो बुक्स एंड ऑथर्स, ये जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं बुक्स ऑथर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का। तो ये आपको पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ते हैं? करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा सरकार परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। रोज सुबह 6 साढ़े 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है। और करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहते हैं, क्विज देना चाहते हैं तो सरकारी परीक्षा की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जो भी टेस्ट आप देना चाहते हो। आरआरबी ग्रुप टी की भी है और साथ ही साथ वहां पे आप जाओगे तो करंट अफेयर का एक सेक्शन भी बना हुआ है जहाँ पे आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ सकते हो, हर फॉर्मेट में पढ़ सकते हो। इंटरनेशनल पढ़ना आपको उसका कैटेगरी से बना हुआ है, आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़ना है, आपको जैसे कि यहाँ पूछा गया गवर्नमेंट स्कीम्स के करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो सारे के जो है वहां पे ग्रुप बना के कुछ सवाल डाले हुए हैं, तो उस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको इजिली याद रहेगा। तो डेली आप उस करंट अफेयर्स पढ़ लोगे पुराने वाले ईयर के लिए, आपको चीजें याद होती रहेगी, ठीक है। और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा आपको रोज जो 6:30 बजे हमारा वीडियो आती है करंट अफेयर की उसे जरूर देखें सरकारी परीक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के सेशन को। और आरआरबी ग्रुप टी की आखिरी वीडियो थी जीके की। आशा करता हूँ आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। तो इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।